हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। हमको ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। ओम्स लॉ बेसिकली हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमको बताते हैं। कितना हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर के अक्रॉस अप्लाई करें तो कितना करंट हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और ये हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी का ईएमएफ हो गया कैपिटल ई। जो ये बैटरी है, ये जो दो एंड्स है वायर के, इससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करती है वी, और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई। ठीक है, अब कितना क्या इनका इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो ओम्स लॉ ने बताया था। जिन्होंने ये डराइव करके बताया उनका नाम ओम ही था, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे ही इसको रखा है। अब देखो बच्चों, बैटरी का काम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा यहाँ पे बड़ी बैटरी होगी, ये जो खिंचाव है, ये जो फोर्स है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों एंड्स में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल का अंतर होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हायर, कुछ ज़्यादा ही हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। नेगेटिव को हमेशा लोअर मानते हैं, पॉजिटिव को हायर मानते हैं। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ओम्स लॉ ने कहा था जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, एक प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको एक यूनिट बढ़ाएंगे तो मतलब कि इसको, ये एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब देखो, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट आई। ठीक है, तो V इक्वल टू आर आई। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, इस एंड कंडक्टर के इस एंड पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, जो फिजिकल कंडीशन है इस कंडक्टर की, जैसे कि टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये कांस्टेंट होने चाहिए। इनका क्या मतलब होता है? इस वायर का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, नॉर्मली बढ़ता है, पर फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं इस वायर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे और ज़्यादा कोलिजन होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जो कोलाइज करते हैं तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा। पर हम उस चीज़ को अभी बाद में देखते हैं, पहले हम क्या मान के चलते हैं, वायर का टेम्परेचर एक लिमिट में है और उससे बाहर नहीं जा रहा, उसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट बनी हुई है, तो तब जाके ये ओम्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है बच्चों, तो ओम्स लॉ ने ये कहा था। अब हम अगर आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वी डिवाइड बाय आई। तो आर जो है यहाँ पे इसको कांस्टेंट मानते हैं और ये होता है वायर का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कहते जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन के टकराने से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम से टकराते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया ओम्स लॉ। अच्छा, हम चाहे तो इसको डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किया था, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, इसको हम हटा देते हैं ये। ठीक है, तो कैसे डिड्यूस करेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी ई, कैपिटल ई डिवाइड बाय एम टाउ। ठीक है, वही हमको ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है बच्चों, और हम अभी एक और फॉर्मूला पढ़ के आए थे, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, तो वी डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और जो ई है, ई की जगह हम वी डिवाइड बाय एल रख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल टू एन ई ए ई टाउ डिवाइड बाय एम, और इस ई की जगह रखते हैं वी डिवाइड बाय
L। अब एक काम करते हैं, I जाएगा V के डिवाइड में और ML और बाकी सब जाएंगे राइट की तरफ, तो हमको मिलेगा ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A इक्वल टू V डिवाइड बाई I। ठीक है, और V डिवाइड बाई I अभी हमने माना है R। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है, कैरी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये डिपेंड करता है मास, लेंथ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया और रिलैक्सेशन टाइम। चलो अब देखो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट होता है, लेंथ, एरिया, शेप और नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस नेचर का है, उसके अंदर जो एटम है वो किस टाइप से, उनकी जो लैटिस है वो बनी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा चलो देखो, मान लेते हैं दो हमारे पास वायर है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इनका एरिया और लेंथ सेम मान लेते हैं, अभी उनको चेंज नहीं करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लेते हैं दोनों के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 और 2, दो फ्री इलेक्ट्रॉन है हर एटम के पास। पर यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे ही इसको बैटरी अप्लाई की, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस लेंथ में, मान लेते हैं सिंपली मानो कि यहाँ पे 4 एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करेगा तो ये इस पूरी लेंथ में कितनी बार टकरा रहा है, 4 बार। ठीक है बच्चों, 4 बार टकरा रहा है। उसी तरह अगर इस को देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मान लेते हैं कि वो इस तरह यहाँ पे जो एटम है उसका अरेंजमेंट इस टाइप से है कि वो जल्दी जल्दी नहीं टकराता। मान लेते हैं इस लेंथ पे वो पहले इससे टकराएगा फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 या 2 बार ही टकरा रहा है, तो 1-2 बार टकराएगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतना जल्दी लॉस में नहीं जाएगी, तो इस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी जल्दी टकरा रहे हैं। तो इसका जो मान लेते हैं ये हो गया मेरा रिलैक्सेशन टाइम जो 1 है ये काफ़ी कम है, और रिलैक्सेशन टाइम जो है 2, ये हमारा 1 कंडक्टर है, ये 2 है। इसका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है, तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर ये डबल कर दोगे, अगर मान लेते रिलैक्सेशन टाइम डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, क्योंकि टकरा डबल टाइम में वो एटम के साथ कोलाइड कर रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं लेंथ को हम क्या करें, 2 वायर ले, अगर लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोगुनी बार ज़्यादा कोलाइड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही कंडक्टर है, ये एक हमने ये लिया, एक इसकी डबल लेंथ में लिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो लेंथ के डबल होने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। उसी तरह एरिया, अगर वायर को थोड़ा थिक बना देंगे तो मूव करने के लिए ज़्यादा जगह है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आराम से मूव कर सकते हैं और कोलिजन भी कम होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस एरिया से इन्वर्स रिलेशन में है। दूसरी बात, मान लेते हैं एक कंडक्टर है, उसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है हर एटम के पास और इसके पास 1 है। ऐसा करने से क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मूव कर रहे होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 4 पे, लेंथ, एरिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम उनका क्या है। ठीक है बच्चों, चलो अब आप पढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है बच्चों।